दिल्ली में सेम प्रशासन लागू होगा, दिल्ली वालों को दुर्भाग्य होगा। मैंने कहा था ना कि आपदा से निकले विपदा में फंसे, इधर कुआ इधर खाई। दिल्ली वालों ने अपने भविष्य खुद चुन लिया। अब दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चलते नजर आएंगे, दिल्ली में जगह जगह मॉब लिंचिंग होती नजर आएगी, दिल्ली में जगह जगह जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाते लोग नजर आ जाएंगे। और उनकी अब बढ़ती चली आ रही है तादाद, जैसे जैसे बढ़नी चली आई है। इसी मुद्दे को उठाने में सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, एक रविंद्र सिंह नेगी, ये पटपटगंज से विधायक जो बना है, वो पहले निगम पार्षद था। उसने इस बात को बढ़ाने में आगे पूरा योगदान दिया। वो जब निगम पार्षद था, साथ में पुलिस वालों को लेकर जगह जगह इधर से उधर घूमता नजर आता था। हाँ भाई, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तू अपनी झंडी लगा, तू अपनी सनातन है तो सनातन की झंडी लगा, मुसलमान है तो तू अपना नाम लिख। और बकायदा मोदी जी ने रैली में उसके 3 बार पांव छुए हैं। तो मुझे तो पूरा अंदेशा लग रहा है कि आने वाले टाइम में दिल्ली का सीएम उसे ना घोषित कर दें। ये डेली विपदा आनी है, कोई ना कोई नई विपदा आपके ऊपर टूटेगी। अब पहले आपदा की बात करी जा रही थी, अब रोज विपदा की बात होगी और उन विपदाओं को छुपाया जाएगा। जो दिल्ली की योजनाएं चल रही है उन्हें बंद करा जाएगा, जो नई नई फैसिलिटीज है उन्हें लागू ना करने के बदले उन्हें बहानेबाजी से निपटाया जाएगा। अब दिल्ली वासी अपने आप को भुगतने के लिए तैयार रहे। देखा जाए तो जनता जो वहां पे मरी थी उसका आंकलन क्यों नहीं निकल पा रहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। और जिस तरीके देखा जा रहा है, कुंभ एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। वहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है कि कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे वैक्सीन लगा लेते हैं लेकिन वैक्सीन को कोसते हैं। उसी तरीके से कुंभ में डुबकी तो लगा लेते हैं लेकिन महाकुंभ में आने के लिए मना करते हैं। ऐसे चलते शर्मा जी से बात करते हैं कि आस्था को क्यों बार बार राजनीति में लाया जाता है, क्यों बार बार उसको मुद्दा बनाया जाता है और क्या तरीका है इसको, मतलब। और एक तरफ में ये भी कहा जा रहा है दिल्ली में जो भी कानून व्यवस्था होगी, जो तमाम व्यवस्था होगी, वो दिल्ली में यूपी की लागू होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलडोजर भी चलेगा और तमाम चीजें भी होंगी। तो चलते सीधे शर्मा जी से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। कैसे सर? जी सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दिल्ली का चुनाव सामने हो गया, रिजल्ट सामने आ गया, अफसोस हुआ कहीं ना कहीं? नहीं, अफसोस क्या जी, जो होना था वो हो गया। इसमें अफसोस के, अगर अफसोस करेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छी बात बोली। अफसोस बधाई देता हूँ दिल्ली वासियों को। दिल्ली वासियों, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने आपदा से मुक्ति पाई, विपदा में प्रवेश करा। अच्छा, जी। विपदा में प्रवेश कर दिया। विपदा में मतलब विपदा में कैसे? अब विपदा आएगी, डेली विपदा आनी है, कोई ना कोई नई विपदा आपके ऊपर टूटेगी। अब पहले आपदा की बात करी जा रही थी, अब रोज विपदा की बात होगी और उन विपदाओं को छुपाया जाएगा। जो दिल्ली की योजनाएं चल रही है उन्हें बंद करा जाएगा, जो नई नई फैसिलिटीज है उन्हें लागू ना करने के बदले उन्हें बहानेबाजी से निपटाया जाएगा। अब दिल्ली वासी अपने आप को भुगतने के लिए तैयार रहे। देखा जा रहा है कि आस्था का एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। महाकुंभ में देखा हमने जिस तरीके से पहले स्टैम्पेड को केस हुआ, उसके बाद में उस चीज को दबा दिया गया। काफी लोगों ने बोला कि इसको दबाया जा रहा है, मरने वालों की तादाद 100, 150, 200 से ऊपर है, लेकिन दिखाया सिर्फ 30 जा रहा है। कूड़े की तरह लोगों की लाशें उठाई जा रही है, छुपाया जा रहा है, प्रशासन नहीं बताना चाहता। तो क्या हो रहा है कि अभी भी इस तरीके से बयान सामने आ रहा है योगी आदित्यनाथ का कि कुछ लोग वैक्सीन तो लगवा लेते हैं लेकिन उसकी बुराई करते हैं। और वैसे अब कह रहे हैं कि डुबकी लगाने आ गए लेकिन उसको मना कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। ये सब हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखिए, आपने कुंभ के हालात आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। आपने दावा करा था, योगी आदित्यनाथ जी का ही बयान है सबसे पहला, कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए लगभग व्यवस्था कर ली है। और अभी जो माना जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग अब तक जाके कुंभ में स्नान कर चुके हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करा जाए, 40 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और इतनी सी जगह, इलाहाबाद की जितनी छोटी जगह है, उतनी जगह में 40 करोड़ लोग नहीं समा सकते। चाहे वो एक एक करके आए हो, चाहे वो 2-2 करके आए हो, चाहे एक बार में 2 करोड़ आए हो, तो भी नहीं समा सकते। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है। अगर वो एक ही जाके जमुना के किनारे इकट्ठी हो जाएगी तो आपको कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, उसे आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश कराया जा रहा है, उससे पेश करने से हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा था, जो मरने वालों का आंकड़ा था, जिसे आपने सिर्फ 30 करके दिखाया, वो भी कम से कम इसी बहाने जारी तो कर देते कि सही वास्तविक आंकड़ा है क्या, वो 30 है या 300 है या 3000 है। जिस हिसाब से उस वक्त के हालात पैदा होते उस हिसाब से साफ लग रहा है कि सिर्फ ये 30 मौतें नहीं हुई हैं। हालात इससे कहीं बदतर थे, लेकिन उन्हें छुपाया गया, पर्दा डाल दिया गया। और रही बात अब आस्था की, तो आस्था के नाम पे आपने खिलवाड़ देखा कि किस तरह से ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। ट्रेनों के शीशे तोड़ तोड़ के जो लोग रिजर्वेशन करवा के महीनों पहले एसी कोच में रिजर्वेशन करवा रखा है कि उन्हें चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो उन्होंने शीशे तोड़ दिए। और बाकायदा आज बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लंबे लंबे बांस लेके अंदर बैठे हुए लोगों को मारा जा रहा है। क्या वो लोग पुण्य के भागी बनेंगे कि जब आप पुण्य कमाने तो जा रहे हो, कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हो, अपने पुण्य कमाने जा रहे हो, लेकिन जो अंदर यात्री बैठे होने के उनको आप बांस से मार रहे हो। लेकिन उसमें देखा आपने इसी चीज में एक बयान भी सामने आता है धीरेन्द्र शास्त्री का पहले, कि जितने भी मरने वालों की तादाद थी उनको मोक्ष मिला है, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद में उनका बयान आया फिर एक तरीके कि वीआईपी कल्चर बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल वीआईपी कल्चर बंद कर देना चाहिए। और जो उन्होंने मोक्ष की बात करी थी, इसके बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। मैंने तब भी कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री, मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री, आप भी मोक्ष से चूक गए, आपको भी मोक्ष ले लेना चाहिए था। आप भी जाके सरयू में जल समाधि, वहां पे संगम में जाके जल समाधि ले लीजिए, आपको भी तो मोक्ष प्राप्त करना था। आप क्यों सांसारिक मोहमाया में फंसे पड़े हैं? आपको भी मोक्ष लेना चाहिए था। जब औरों को मोक्ष मिल रहा तो आप पीछे क्यों रह गए? आप तो और काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो मोक्ष आपको भी लेना चाहिए था। अब रही बात उसकी कि आपने जो बातें करी कि जी हाँ इस तरह से, और ये जो उल्टे सीधे आप बयान दे रहे हैं, उन बयानों का असर कैसे पड़ता है उसको तो देखिए। आपके जनमानस में आपके बयानों का क्या असर पड़ता है? ये भी देखा कि कह रहे, एक तरफ से कह रहे प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन बहुत काबू में चीजें, लेकिन देखा गया कल की दिन है
कि 300 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। चाइना का 100 किलोमीटर लंबा जाम था, उसका रिकॉर्ड तोड़ के हमारा भारत आगे बढ़ गया। और चीजों में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन जाम में आगे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बार बार वही बात करी है, लेकिन जब 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर दी तो फिर ये जाम क्यों लग रहे हैं? 300 किलोमीटर लंबा जाम, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पहले लोगों को गाड़ियों से उतार दिया जा रहा है। और उसके बाद आपने जो ढिंढोरा पीटा है वो इतना जबरदस्त पीटा है कि हर व्यक्ति आज सोच रहा है कि अरे इस कुंभ में मैंने अगर स्नान नहीं करा तो पता नहीं मेरा क्या लुट जाएगा, पता नहीं मेरा क्या पिट जाएगा। मैं तो श्रद्धालुओं की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आपने जो उनको बरगलाया, मुझे आपत्ति उस चीज से है। श्रद्धालु जा रहे हैं, अपने कष्ट उठा के जा रहे हैं, जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनकी मर्जी। जी, रिपोर्ट के मुताबिक भी देखा गया था कि 7300 करोड़ की लागत थी, कुल लागत 7300 करोड़ की, लेकिन जो कमाई थी वो 2,10,000 करोड़ की थी। अगर तक कमाई का आंकलन आप लगा सकते हैं तो जनता जो वहां पे मरी थी उसका आंकलन क्यों नहीं निकल पा रहा? नहीं निकालेंगे ना। एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल, सीधी सी बात है। डबल इंजन की सरकार है, वो कैसे अपनी विफलताओं का ब्यौरा दे देगी? वो कैसे साबित कर देगी कि हाँ हमारे कम हुए या ज्यादा हुए, कितने मरे या कितने नहीं मरे, कितने हताहत हुए? वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें बातें छुपानी है। उनकी अव्यवस्थाओं की पोल खुल जाएगी। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है हमारे शंकराचार्य, उन्होंने इस बात को उठाया तो उन्हें कांग्रेस ही ठहरा दिया गया कि आप तो कांग्रेसी हो। तो उन्होंने बाद में बदले में ये बोला कि अगर अव्यवस्थाओं के बारे में प्रश्न उठाना कांग्रेसी पना है तो मैं कांग्रेसी ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कांग्रेसी ठीक हूँ। अगर आप मुझे कांग्रेसी कहना चाहते हो, मैं कांग्रेसी हूँ। वही बात हम भी कहते हैं, अगर अव्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हो तो उसे स्वीकार करिए, आलोचना को स्वीकार करिए। अगर कोई व्यक्ति आज आपको आगे बता रहा है भाई साहब आपकी चीज ये गलत है, तो उसे सुनिए, समझिए, आत्मसात करिए और उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। ये नहीं कि तू कौन, चल चल हमारी तू तो आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा था ना, निंदक नेड़े राखी आंगने कुटी बंधाई, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होए सुभाए। कि अपना निंदक जो है अपने साथ रखना चाहिए। जो आपकी आलोचना करे तो आपको आलोचना सुनने के बाद आपको उसमें सही करने का मौका मिले। अगर जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी आपको कैसे पता चलेगा आप सही दिशा में या गलत दिशा में? प्रशासन तो हमने देख ही लिया कुंभों के अंदर, लेकिन उसकी भी तरफदारी हो रही है। अब कहा जा रहा है दिल्ली में भी सेम प्रशासन लागू होगा। दिल्ली में सेम प्रशासन लागू होगा। दिल्ली वालों को दुर्भाग्य होगा। मैंने कहा था ना कि आपदा से निकले विपदा में फंसे, इधर कुआ इधर खाई। दिल्ली वालों ने अपने भविष्य खुद चुन लिया। अब दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चलते नजर आएंगे, दिल्ली में जगह जगह मॉब लिंचिंग होती नजर आएगी, दिल्ली में जगह जगह जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाते लोग नजर आ जाएंगे। और उनकी अब बढ़ती चली आ रही है तादाद, जैसे जैसे बढ़नी चली आई है। इसी मुद्दे को उठाने में सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, एक रविंद्र सिंह नेगी, ये पटपटगंज से विधायक जो बना है, वो पहले निगम पार्षद था। उसने इस बात को बढ़ाने में आगे पूरा योगदान दिया। वो जब निगम पार्षद था, साथ में पुलिस वालों को लेके जगह जगह इधर से उधर घूमता नजर आता था। हाँ भाई तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तू अपनी झंडी लगा, तू अपनी सनातन है तो सनातन की झंडी लगा, मुसलमान है तो तू अपना नाम लिख। और बकायदा मोदी जी ने रैली में उसके 3 बार पांव छुए हैं। तो मुझे तो पूरा अंदेशा लग रहा है कि आने वाले टाइम में दिल्ली का सीएम उसे ना घोषित कर दें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है वो मोदी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है। और उस फेवरेट सब्जेक्ट पे फिलहाल तो ये रविंद्र सिंह नेगी खड़ा उतरता नजर आता है। देखा जा रहा है जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो गए। मुस्तफा बादशाह भी देखा आपने, मोहन सिंह बिष्ट जीते हुए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा, मोहन सिंह ने छूटते ये कह दिया कि मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर शिव बिहार कर दो, शिव बिहार कर दीजिए या शिवपुरी कर दीजिए। तो वही मैं कहता हूँ ना, आगाज़े मोहब्बत ऐसा है तो अंजाम मोहब्बत क्या होगा, दिखने लगा ना। इफ्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उसकी वानगी भी से देखने को मिल गई। अभी तो विधायक पद की शपथ भी नहीं ली है, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित नहीं हुआ और उसने पहले से शुरुआत कर दी। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि मुस्तफाबाद में हमारे रिश्ते नहीं होते, लोगों के रिश्ते नहीं होते। लोग जब रहने वाली आबादी बताती है मुस्तफाबाद में रहते तो लोग मना कर देते हैं, अरे वो तो मुस्लिम आबादी है। अरे भाई इस हिसाब से अगर बात करी जाए तो पुरानी दिल्ली में तो किसी का रिश्ता ही ना हो। चांदनी चौक सारा, जामा मस्जिद सारा, दरियागंज सारा, पुरानी पूरी पुरानी दिल्ली मिश्रित आबादी है, क्राउडेड एरिया और सबसे मिश्रित आबादी यहाँ रहती है। तो यहाँ तो लोगों के रिश्ते ही नहीं होते। सब लोग मना कर देते हैं, अरे भाई तुम तो मुस्लिम इलाके में रहते हो। सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर जो है वहाँ रहने वाले हिंदू लोग जो है उनके रिश्ते ही ना होते। तमाम तरह की, मैं तो सारी एक ही साथ कह रहा हूँ ना कि इस तरह से तो पूरे देश में रिश्ते होने बंद हो जाते। मुजफ्फरपुर माना जाता है, कुंदर की माना जाता है, 65% मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ तो रिश्ते नहीं होते, सब लोग कुंवारे ही रह जाते। तो ये कोई सेंस थोड़ी है। क्या लग रहा है आने वाले समय में बीजेपी जो जीती है, जनता ने चुना है, जनता का फैसला था क्या किसी और का फैसला था? नहीं, फैसला तो जनता का है। देखिए इस मामले में दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा राज क्या है? बीजेपी के पास उसका करीब 38 से 45% के लगभग वोटर उसका फिक्स है। हर चुनाव में आप देखिए उसकी परसेंटेज 38, 39, 40, 42, 45 ही बैठेगी। और विपक्ष के हिस्से में आता है मैक्सिमम 55% या 60%। लेकिन वो 55 या 60% वोट जो होता है वो हमेशा बट जाता है। जैसे कि इस बार दिल्ली के चुनावों में भी हुआ, बीजेपी को मिले हैं 45% वोट लगभग और आम आदमी को मिले 43% वोट। कांग्रेस लेके गई 6.5% वोट। पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का 2% का वोट का इजाफा हुआ है और वो 2% वोट से ही जो है आम आदमी पार्टी अपनी करीब 19 सीटें हार गई है। तो जाहिर सी बात है 22 और 19, 18, 40, 39 सीटें हो जाती हैं उनकी। लेकिन वही उसको दुख दे गई वो चीजें। अरविंद बटने की ये फायदा जो होता है, हाँ केजरीवाल कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल साहब की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस, मैं साफ कहता हूँ, दोनों की दोनों पार्टियां जो है बीजेपी के जाल में फंस गई। बीजेपी ने इतनी बढ़िया चाल चली,
हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करके उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस डुबो दी, और उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस का इस्तेमाल करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को डुबो दिया। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि बिल्ली और बिल्लियों की बंदर बाट में बंदर जो है वो खा जाएगा मलाई। तमाम जो काम हुए हैं दिल्ली में अब तक जो काम होते हैं, जी। उसके आगे नया काम हो पाएगा बीजेपी से? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इक्का दुक्का कहीं पैच वर्क वगैरह के सवाल आपको नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद अब इनको सवालों को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम और आप इन बातों को उठाते रहेंगे, लेकिन मेन मीडिया जो है, मुख्य मीडिया जो है, वो इन चीजों को कहीं नहीं उठाएगा। आने वाले और 1 महीने की बात है, जैसे ये शपथ ग्रहण होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, 1 महीने बाद ही आपको अखबारों से जो है प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की खबरें वो गायब हो जाएंगी, यमुना के प्रदूषण की खबरें वो गायब हो जाएंगी, और उसके बाद जो पेंशन रुकी हुई है मुद्दे वो गायब हो जाएंगे। जितनी भी अब दिल्ली की समस्या है वो सारी आपको सुर्खियों से गायब मिलेंगी। किसी भी चैनल पे, किसी भी टीवी चैनल पे आपको डिबेट होती नजर नहीं आएगी इस मुद्दे पर। तो बाकी दिल्ली पेरिस बन जाएगी। बिल्कुल दिल्ली पेरिस बन जाएगी, अखबारों में, धरातल पे नहीं, मीडिया में, धरातल पे नहीं। अब दिल्ली का प्रदूषण खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली में जब तक आम आदमी की सरकार थी, दिल्ली के प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हरियाणा को ठहराया जाता था कि हरियाणा में पराली जलती है और वो प्रदूषण यहाँ पे दिल्ली में आता है। इससे पहले पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जाता था, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिला के। लेकिन तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो केजरीवाल साहब दोनों राज्यों को लपेटते थे। अब वहां पे हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा को और दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार हो जाएगी, तो बीजेपी वाले हरियाणा पे तो ठीकरा फोड़ेंगे नहीं, अब वो फोड़ेंगे पंजाब से। लेकिन अगर वो पंजाब से ठीकरा फोड़ते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पंजाब से जो हवा है वो हरियाणा होते हुए ही आएगी, बीच में हरियाणा पड़ता है। विपक्ष में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिर्फ राहुल गांधी बचे हैं। जी जी, राहुल गांधी जी भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष में, क्योंकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे, कुछ लोग कह रहे हैं उनका सुपड़ा साफ है, वो नहीं कर पाएंगे। अब ये तो आम आदमी सिर्फ पार्टी का विपक्ष में देखा जा रहा है कांग्रेस बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का तो अब आप आने वाले 2 सालों के अंदर आप देखिए इसका नामो निशान नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली और उस जाल में बड़े जबरदस्त तरीके से फंसे हैं। इनको जो राजनीतिक कारणों से बेल मिली थी केजरीवाल साहब को, इन्हें लगा कि मुझे बहुत बढ़िया काम हो गया, अब तो मैं जेल से छुट गया, अब तो मेरी वाहवाही। लेकिन ये उस टाइम ये शायद भुलेखे में आ गए थे, बहुत बड़े राजनीतिक बनते, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि बेल किस कारण दी जा रही है। क्या बीजेपी की किसी भी बात पे कोई भी पार्टी भरोसा कर सकती है? उन्होंने कौन सा ऐसा सगाया जिसे बीजेपी ने नहीं ठगा है? कौन सा ऐसा सगाया जिसे बीजेपी ने डिच नहीं करा, जिसको बीजेपी ने, जिसके लिए खाई नहीं खोदी? कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में मिलाया पंजाब में, उनकी पार्टी आज खत्म। शिरोमणि अकाली दल को अपने साथ लेकर इन्होंने सरकारें बनाई, शिरोमणि अकाली दल खत्म। उसके बाद पीडीपी के साथ इन्होंने सरकारें बनाई, पीडीपी खत्म। शिवसेना के साथ सरकार बनाई उद्धव ठाकरे के साथ, शिवसेना आज खत्म हो गई। कौन सी पार्टी को उन्होंने छोड़ा? अब रही बात, हम करते हैं इस साल, आने वाले साल में, इसी साल में 2025 में बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार साहब की पार्टी बिहार चुनाव तक आते आते खत्म हो जाएगी। आज उनके पास मात्र 45 विधायक बचे हैं और वो 45 भी आने वाले चुनावों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी हाथ मिला लिया और बीजेपी में लगातार तोड़फोड़ उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए। जब तक उनका टाइम आएगा तब तक वो सम्राट चौधरी को, जो कि बीजेपी समर्थक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आगे कर चुके होंगे, उनका फेस आगे कर चुके होंगे और वो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। सीएम चेहरा कोई लगा किसमें? बीजेपी कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए अभी फिलहाल नहीं तय, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, जहां तक मेरा आकलन है, मुझे लग रहा है इस बार शायद पलपड़गंज के विधायक की किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि जो हमारे मोदी जी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उसके हिसाब से पैरामीटर में वो बिल्कुल फिक्स बैठते हैं। आपने देखा यहाँ पे पड़पड़गंज के जो विधायक जीते हैं उनके ऊपर लग रहा है कि सीएम वो बन सकते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा। और क्या लगता है दिल्ली में भी यूपी का जो कानूनी व्यवस्था है वो लागू होगी या नहीं होगी? आप लोग की क्या राय कमेंट सेक्शन में देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। मेरा नाम अभिषेक।